दोस्तों, दूसरे सत्र में आपका स्वागत है। पहले सत्र में हमने हमारे देश के सभी तबके, सभी वर्गों द्वारा किए गए अपार बलिदानों की चर्चा की। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ और हमारे देश को आज़ादी मिली। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ हमें आज़ादी ही नहीं दी, हमारे देश के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के मार्गदर्शन में हमें संविधान भी दिया और संविधान में हमारे देश के निर्माताओं ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे वो हमारे संविधान में आए हैं। संविधान क्या है? भारत हम सबका घर है। संविधान हमको बताता है कि इस घर में हम सबको साथ मिलकर कैसे रहना चाहिए, हमारे अधिकार क्या होंगे, हमारे कर्तव्य क्या होंगे, हमको इस देश को किस दिशा में ले जाना होगा। संविधान विचारों, मूल्यों और नियमों का एक समूह है जिनके आधार पर हम सब भारतीय एक साथ मिलकर हमारे इस देश में रह सकते हैं, हमारे इस देश में साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमारे इस देश को किस दिशा में हमको ले जाना है, किस दिशा में निर्माण करना है, ये सारा संविधान हमें बताता है। इसीलिए संविधान को देश का सर्वोच्च कानून बोला गया है, द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि संविधान के जो मुख्य पाए हैं उनको संसद भी बदल नहीं सकती। अब ये क्या मूल्य है, ये क्या विचार हैं जो हमारे संविधान के स्तंभ हैं? प्रियम्बल उसको स्पष्ट करता है। उसमें समाजवाद की बात की गई है। समाजवाद का मतलब ये कि देश की सारी संपत्ति सारे भारतीयों की है, सब देशवासियों की है। संविधान में धर्म निरपेक्षता है, यानी सारे भारतीयों को ये आज़ादी है कि वो जो चाहे धर्म को माने और पालन करे या न मानना चाहे तो भी। उसमें जनतंत्र की बात है, डेमोक्रेसी की बात की गई है, यानी हर भारतीय की एक आवाज रहेगी इस देश को बनाने में। उसमें समता की बात की गई है, इक्वालिटी की, कि सारे भारतीयों को समान मौके मिलेंगे अपने स्वप्नों को पूरा करने की कोशिश करने के लिए। उसमें बंधुता की बात है कि हम सारे लोग एक परिवार की भांति एक दूसरे का ख्याल रखें। उसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, लिबर्टी की, कि हम सबको जीने का, सोचने का, प्यार करने का, उपासना करने का, बोलने का, खाने पीने का, जो हम चाहे काम करें, इन सब की हमको स्वतंत्रता है, बशर्ते हम दूसरों का उसमें नुकसान न करें। और फिर उसमें न्याय की बात है कि हर भारतीय को उत्पीड़न, शोषण और अन्याय से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये वो सारे मूल्य हैं जिनके आधार पर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई को संगठित किया था। और इसीलिए संवैधानिक मूल्य हवा से नहीं आए, आज़ादी के आंदोलन से आए। और जैसे कि पहले वाले वक्ताओं ने भी रखा कि आज़ादी के आंदोलन के मूल्य
बुद्ध से लेकर वो पूरी परंपरा से आए हैं। ये विदेशी मूल्य नहीं है, इस देश की जमीन से उपजे मूल्य है। फिर संविधान में हमारे देश की भावी सरकारों को किस प्रकार की आर्थिक नीतियां लागू करनी होंगी, उसके दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं। ये संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जिसका इसेंस मर्म यह है कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति, सबसे आखिरी पिछड़े व्यक्ति को केंद्र में रखकर विकास की नीतियां बनानी होगी। मतलब कि देश के सारे लोगों को सारी बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, एक ढंग का रोजगार, सिर्फ किसी तरह से जी लिया जाए नहीं, रोजगार इस तरह का कि आपके पास फुर्सत हो अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए, ये सारी सरकार की सबसे केंद्रीय प्राथमिकता रहेगी। ये संविधान के नीति निर्देशक तत्व स्पष्ट करते हैं। तो दूसरी तरफ आजादी के आंदोलन में, जैसे धनाजी और लोगों ने पहले सत्र में बोला कि कुछ प्रतिगामी ताकतें भी थी, विशेषकर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और आरएसएस, जिन्होंने आजादी के आंदोलन का विरोध किया, उसको कमजोर करने की कोशिश की, देश को बांटने के लिए। उन्होंने देश को धार्मिक आधारों पर बांटने की कोशिश की। यही वो ताकतें थी जिन्होंने उस जमाने में संविधान का भी विरोध किया था। आज अफसोस की बात यह है कि यही ताकतें 2014 में, ये प्रतिक्रियावादी ताकतें देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों के समर्थन से 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत गई। कॉरपोरेट घरानों ने उनकी मदद के लिए हजारों करोड़ रुपए चुनाव प्रचार में खर्च किए, बल्कि दसियों हजार करोड़ रुपए कहिए। और आरएसएस समर्थित मोदी सरकार देश में केंद्र में आई। उसके बाद से मोदी सरकार ने बहुत तेजी से अपना एजेंडा लागू करना शुरू किया है, और चूंकि संविधान उनके एजेंडे का सबसे बड़ा बाधक है, तो वो संविधान पर भी हमला बोले हुए हैं। न केवल संविधान पर और संवैधानिक मूल्यों पर, बल्कि वो सारी संस्थाएं जिनको इसलिए बनाया गया है कि वो संविधान की रक्षा करे, वो सुनिश्चित करे कि संविधान ठीक से लागू हो रहा है, उन सारी संस्थाओं को भी कमजोर किया जा रहा है। और इस प्रकार इन्होंने, बहुत संक्षेप में यदि सूची गिनाई जाए, क्योंकि मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूं एक दूसरे मुद्दे पर, कि उन्होंने अभिव्यक्ति के अधिकार और असहमति व्यक्त करने का अधिकार पर हमला बोला है, राइट टू डिसेंट पर हमला बोला है। मतलब जो भी विरोध करे वो देशद्रोही, उसको फिर तमाम कानूनों के तहत जेल में डाल दिया जाए। धर्मनिरपेक्षता पर तीखा हमला किया है और इस देश की माइनॉरिटीज को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। देश में जातीय और लिंग भेद गहरा किया जा रहा है। यहां तक कि बेशर्मी से आरक्षण की नीति को ही कमजोर करके खत्म करने की तरफ ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो सारी संस्थाएं किस तरह से इस्तेमाल की जा रही हैं वो आप देखते ही हैं। कल ही यूपी में चुनाव आ रहे हैं, तो जो विपक्षी पार्टियां मजबूत हो रही हैं उन पर इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। कल ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड्स किए,
सबसे खतरनाक बात है कि संसद को ही कमजोर कर दिया जा रहा है, उसको काम ही नहीं करने दिया जा रहा, उसमें कोई बहस ही नहीं हो पा रही, और उधर मीडिया पर दबाव डालकर उसको, जिसको कहते हैं गोदी मीडिया, में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि आरएसएस समर्थित मोदी सरकार जो कहने को इस देश को एक हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित करना चाहती है, क्या वो वाकई इस देश को हिंदुओं के लिए भी चलाना चाहती है? जिस तरह से पाकिस्तान मुसलमानों के लिए तथाकथित रूप से बना है, लेकिन वहां पर मुसलमानों की भी हालत भयंकर है, और मुट्ठी भर अमीरों के लिए और कॉरपोरेट घरानों के लिए पाकिस्तान चल रहा है। असल में मोदी सरकार इस देश को हिंदुओं के लिए भी चलाना नहीं चाहती, सिर्फ मुट्ठी भर कॉरपोरेट घरानों के लिए चलाना चाहती है। और इसको सबसे अच्छी तरह से इन्होंने जिस तरह से कोरोना के महामारी के संकट से निपटा, उससे इसको समझा जा सकता है। अभी आंकड़े आए हैं कि कोरोना काल के दौरान इस देश के सबसे अमीर 100 लोगों की संपत्ति 50% बढ़ गई है। उनकी संपत्ति $500 बिलियन थी, वो $750 बिलियन हो गई है। रुपए में बात करें तो उनकी संपत्ति 20 लाख करोड़ रुपए से बढ़ी। ये आंकड़ा हमारे बजट के आंकड़े से आधा है। यानी एक आंकड़ा आया है कि इस कोरोना महामारी के दौरान अंबानी की संपत्ति 90 करोड़ रुपए प्रति घंटे से बढ़ रही थी, और इधर हाल के दिनों में अडानी की संपत्ति उससे भी तेजी से बढ़ी है, और अब वो लगभग अंबानी के बराबर पहुंच चुका है। तो ये क्या नीतियां हैं जिसके चलते कि ये अमीर इतनी तेजी से अमीर हुए? उन्होंने ये खुलेआम इस महामारी का फायदा उठाकर वो नीतियां लागू की है कि इनकी संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ी। बड़े निगमों को लाभ पहुंचाने के लिए मजदूर विरोधी कानून पारित किए हैं। छोटे किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल करने के लिए वो 3 खेती कानून ही नहीं, और तमाम कानून भी लाए जा रहे हैं, ताकि पूरी देश की खेती मुट्ठी भर कृषि निगमों, एग्रीकल्चरल बिजनेस कंपनीज के हाथों में चली जाए। सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, यहां तक कि बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों का भी, जिसका मतलब यह होगा कि जनता की लाखों करोड़ रुपए की गाड़ी कमाई की सेविंग्स जो इन बैंकों में रखी है, वो अब खतरे में पड़ने वाली है। देश की सारी खनिज संपदा निजी कंपनियों को कौड़ी मोल कीमतों पर दी जा रही है। तो एक तरफ इस तरह से ये सारी संपत्ति जो इन कॉरपोरेट घरानों को दी जा रही है, एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सब कुछ उनको दिया जा रहा है, जिसके चलते कि ये अमीर दुनिया के सबसे अमीर बन गए हैं, दुनिया के सबसे गरीब देश में। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने आजादी के बाद जनता को जो भी लाभ मिले हैं, उन सब पर हमला बोलकर उन सबको छीना जा रहा है। उतना समय नहीं है विस्तार से बात करने के लिए। 2 उदाहरण। शिक्षा के बजट में पिछले 7 बजट्स में मोदी सरकार ने 35% की कटौती की है। 35% का बजट कट हुआ है, जिसका परिणाम यह है कि शिक्षा का निजीकरण तेजी से बढ़ गया है। तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी दुर्दशापूर्ण स्थिति में पहुंच गई है कि महामारी से वो निपट ही नहीं पाई, और परिणाम यह हुआ
कि लाखों लोग मौत का शिकार हुए। और ये सारी जो जिनको वेलफेयर कल्याणकारी योजनाएं बोलते हैं, सबके साथ यही हो रहा है। तो सरकार इन सारी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्यों बजट की कटौती कर रही है? क्यों इन सारी सुविधाओं को जो सरकार पैसे देती है उस सब में किसी में 30% कटौती है, किसी में 50% कटौती है? ये क्यों किया जा रहा है? ये किया इसलिए जा रहा है क्योंकि सरकार इस देश की सारी संपत्ति अमीरों की तिजोरी में डाल रही है। तो भाई पैसे इतना ही होंगे ना, या तो इधर खर्चा करोगे या इधर खर्चा करोगे। तो जब सारे पैसे अंबानी अडानी की तिजोरी में डाले जा रहे हैं तो जनता पर खर्च करने के लिए पैसे कहां से बचेंगे? एक उदाहरण लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का जो निजीकरण किया जा रहा है उसमें अभी इन्होंने घोषणा की है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए में बेचेंगे। ये बहुत प्रीमियर कंपनी है। उस कंपनी की दिल्ली में जो हेड ऑफिस है, सिर्फ उसी की जमीन की कीमत 500 करोड़ रुपए। उसके अलावा देश के तमाम शहरों में उनके ऑफिस हैं, मशीनरी है, फैक्ट्रियां हैं, सारा का सारा 200 करोड़ रुपए में। उसकी कीमत कम से कम 2, 4, 5 हजार करोड़ रुपए होगी। यानी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को मिट्टी के मोल सौंपा जा रहा है। तो जब सरकार यह कहती है कि इस बजट में वो 2.25 लाख करोड़ रुपए कमाने वाले हैं निजीकरण करके, इसका मतलब है कि कम से कम 20 लाख करोड़ की संपत्ति वो इस साल बड़े कॉरपोरेट घरानों की जेब में डालने वाले हैं। यही बात हर क्षेत्र में है। खनिज संपदा मुफ्त में बेची जा रही है, पीपीपी हाईवे वगैरह जो बना रहे हैं, हर एक में कॉरपोरेट घरानों को भरपूर पैसे दिए जा रहे हैं। और ये सब अप्रत्यक्ष सब्सिडी है। डायरेक्ट सब्सिडी का आंकड़ा देखिए, सिर्फ 7 सालों में सरकार ने अमीरों को 38 लाख करोड़ की कर माफी दी है, टैक्स माफी दी है। और अगला आंकड़ा देखिए, पिछले 6 सालों में, अब आंकड़ा उसके बाद आ चुका है, ये स्लाइड थोड़ा पहले बनाई थी। पिछले 7 सालों में 9 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं। और वो डायरेक्ट लोन माफी है। जो इनडायरेक्ट लोन माफी है पुनर्रचना वगैरह के नाम पर, वो जोड़ लिया जाए तो वो आंकड़ा भी 25 लाख करोड़ होता है। 25 लाख करोड़ की लोन माफी की गई है। तो दोस्तों, इस रूप में लूट मचा रखी है। इस रूप में भयंकर जो लूट मची है, उसके बाद सरकार के पास पैसे कहां बचते हैं? तो शिक्षा के बजट में कटौती, फूड सब्सिडी में कटौती। महामारी के पहले फूड सब्सिडी के बजट में 50% की कटौती की गई थी राशन व्यवस्था में। अभी उन्होंने मजबूरी में बढ़ाई है, फिर कटौती करने की तरफ बढ़ रहे। पेंशन योजना, गरीबों को जो सरकार पेंशन देती है उसका बजट मालूम कितना है? 250 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति साल गरीबों के लिए, बस 250 रुपए, उतना ही बजट एलोकेशन। और ये सब क्यों है? क्योंकि सारा पैसा कहां चला गया? इन लोगों की तिजोरी में। और इसका परिणाम है कि फिर जब पैसे नहीं है तो सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती है, गैस के दाम बढ़ाती है, ताकि कहीं से पैसे आए। तो ये सारा जुड़ा हुआ है। और ये सारा जुड़ा होने के कारण नतीजा यह है कि देश के 1% लोगों के पास देश की 33% संपत्ति इकट्ठा हो गई है। 10% लोगों के पास 65% संपत्ति इकट्ठा हो गई है। और नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 6% संपत्ति है। यानी खुलेआम ये देश
संविधान निर्माताओं ने जो सपने देखे थे उसके विरोध में चल रहा है, और आप उसके बारे में बोल ना सके तो एक तरफ हमारे बोलने के अधिकार और विरोध करने के अधिकार पर हमला किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम इकट्ठा ना हो सके तो इसीलिए देश के सारे बंटवारों को गहरा किया जा रहा है। यही फासीवाद है, यही फासिज्म है। इसको अच्छी तरह से समझना होगा कि ये सारी जो साजिश रची जा रही है ये किसी के फायदे के लिए नहीं है, ना हिंदुओं ना मुसलमानों। कोई भी गरीब आदमी, आदिवासी, भक्ते विमुक्त, किसी के लिए ये देश नहीं चल रहा है, सिर्फ इन लोगों के लिए चल रहा है। हिटलर ऐसा ही व्यक्ति था। हिटलर ने जर्मनी के बड़े घरानों के लिए चलाया और जनता को युद्ध में झोंक दिया। ये उन सारे गरीब लोगों को मंदिर के नाम पे झोंक रहे हैं, तमाम प्रकार के मुद्दों पर झोंक रहे हैं ताकि उनका असली एजेंडा लोगों के सामने न आए। तो दोस्तों, हम लोग ये जो पूरा अभियान चला रहे हैं, यही सारे मुद्दे लोगों के बीच में ले जाने के लिए चला रहे हैं कि आजादी कैसे मिली, वहां से लेकर क्या सपने देखे गए और आज उन सपनों को तिलांजलि दी जा रही है, उसकी असलियत क्या है, ये हमको गांव-गांव में ले जाना है। उसके लिए हम ये अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। ये अभियान हमारी प्रस्ताव है, सब मिलकर तय करेंगे कि 8 अगस्त तक चलाया जाए, यानी अगस्त क्रांति दिन की पूर्व संध्या तक। 9 अगस्त को तमाम प्रोग्राम होते हैं, तो समापन प्रोग्राम उसके एक दिन पहले करना ठीक रहेगा। अलग अलग जिलों में, जैसे पिछले सत्र में बात आई, हमने मीटिंग्स की शुरुआत कर दी है। कई जिलों में मीटिंग्स हुई हैं, कई जिलों में कमिटियां बनी हैं, और उन्होंने तय किया है कि तालुका स्तर में गांव-गांव पर ये सारे कार्यक्रम ले जाएंगे। और तमाम जिले अभी बाकी हैं। यहाँ पर बहुत सारे संगठनों के साथी आए हैं, विद्रोही के हैं, राष्ट्रीय सेवा दल के हैं, अनिस के साथी हैं, तमाम पार्टियों के युवा साथी आए हुए हैं, विशेषकर NSUI यूथ कांग्रेस के, जनता दल सेक्युलर के साथी आए हुए हैं। इन बहुत सारे संगठनों की राज्य भर में इकाइयां हैं। हमको अभी से एक्टिव होना पड़ेगा। ये ठीक बात है, 2024 का लक्ष्य है, लेकिन लड़ाई सिर्फ 24 तक की नहीं है, लड़ाई लंबी है। फासिज्म की लड़ाई सिर्फ चुनाव में जीतने से खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, अंत में महाराष्ट्र का एक बहुत शानदार इतिहास है। पूना में ही तमाम जगह हम लोग बैठे थे, तो एक लंबी सूची बन रही है। उन सारी जगहों पर जाया जाए, तरह तरह के कार्यक्रम किए जाएं, उन जगहों की याद लोगों तक पहुंचाई जाए, उनको जोड़ते हुए कार्यक्रम किए जाएं। आज जो हमले हो रहे हैं उसके कार्यक्रम किए जाएं। उसके लिए रिसोर्स सेंटर में तमाम हमने चीजें उपलब्ध कराई हैं, जैसे पेट्रोल डीजल हाइक की असलियत क्या है, उस पर आपको PPT मिल जाएगा। ये आंकड़ों के PPT आपको मिल जाएंगे। बाहर रिसोर्स सेंटर से वो लेकर जाइए। हम लोग पूरे राज्य भर में ये अभियान चलाएं और जोरदार तरीके से 8 अगस्त को एक बड़ा शानदार समापन कार्यक्रम करें। और वो समापन नहीं होगा, वो फिर आगे और बड़े हुए आंदोलन की शुरुआत होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हम सपना देख रहे हैं, जब इतने सारे संगठन साथ में आए हैं, तो हम जरूर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए। धन्यवाद।